जब से हमने होश संभाला है, इराक के साथ तो हमेशा सद्दाम हुसैन का नाम जुड़ा है। तो ये किंगडम ऑफ इराक क्या चीज है? दोस्तों, कंट्री कनेक्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे इराक या मेसोपोटामिया को। देखिए, मॉडर्न इराक की स्टोरी स्टार्ट होती है 1920 से। जैसे कि मैंने अपने जॉर्डन वाले एपिसोड में समझाया, वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में बिकॉज अरब्स ने ब्रिटेन और फ्रांस की मदद की थी ऑटोमन एम्पायर के साउथ में अटैक करके, और ऑटोमन एम्पायर को वीक करने में, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने में जो मक्का के शरीफ थे हुसैन, उन्होंने रिटर्न में ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों से कुछ लैंड, कुछ किंगडम्स मांगे। जो 3 किंगडम्स ब्रिटेन ने एज गिफ्ट ऑफ लॉयल्टी इस हुसैन फैमिली को या इस हेशमाइट फैमिली को दिए थे, वो थे द किंगडम ऑफ जॉर्डन, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, किंगडम ऑफ इराक, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और एक तीसरा किंगडम था किंगडम ऑफ हिजाज, जो कि सऊदी अरेबिया के वेस्ट में एक रीजन हुआ करता था। आज ये किंगडम एग्जिस्ट नहीं करता। एक क्विक रीपैक ये था, हुसैन के जो 3 बेटे थे, सबसे बड़े थे फैजल, मिलिटरली बहुत कैपेबल थे। उसके अलावा उनके दूसरे बेटे का नाम था अली, एंड उनके तीसरे बेटे का नाम था अब्दुल्ला। अब देखिए, अली को तो हिजाज का किंगडम मिला था, फैजल जो थे उनको इराक का किंगडम मिला था, एंड अब्दुल्ला जो कि मोस्ट डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली ट्रूड और प्रूडेंट थे, उनको जॉर्डन का एम्पायर मिला। देखिए, फैजल की लाइन 1921 में स्टार्ट हुई, जब हेशमाइट फैमिली ने ब्रिटेन को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, काफ़ी प्रेशर किया। उस समय 1920s तक ब्रिटिश सिंपथीज भी हेशमाइट फैमिली के साथ थी, और उन्होंने अपनी प्रोटेक्टरेट में से, अपनी वर्ल्ड वॉर 1 की विनिंग्स में से, जो सबसे फर्टाइल रीजन था वो इराक, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी जो थी, नदियाँ थी, वो यहाँ से निकलती थी, सबसे एग्रीकल्चरली रिच और फर्टाइल बेल्ट जो था वो हेशमाइट फैमिली को दे दिया था। सो 1921 में इसे एक किंगडम डिक्लेयर कर दिया गया। पर देखिए, वो किंगडम जो था वो फ्री नहीं था, ब्रिटिश डिपेंडेंस के अंडर ही था। जैसे इंडिया में हमारे बहुत सारे 500 और किंगडम्स थे, रजवाड़े थे, जो नॉमिनली तो किंग थे बट अंडर ब्रिटिश इंडिया एम्पायर। वॉइसरॉय का जो भी ऑर्डर आता था या एडवाइजरी आती थी, उनको उसे मानना होता था। ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर उन्होंने इराक में डिवाइस किया। अब देखिए, फैजल डिप्लोमेटिकली धीरे धीरे और प्रूडेंट होते रहे अपने ब्रदर को देख के, और बाय द ईयर 1932 उन्होंने अपने किंगडम को इवन दो ब्रिटेन के साथ अलाइन रखा, पर उसकी इंडिपेंडेंस सिक्योर कर ली। तो 1932 वाज द ईयर जब एक इराक इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुका था। फॉर्चुनेटली 1933 में अपना ये ड्रीम पूरा करते ही फैजल की डेथ हो। लेट अस कट टू द ईयर 1933। अब देखिए, एक तरफ तो फैजल अपने न्यूली मिले एम्पायर को स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टैब्लिश बनाने की ओर पूरे एफर्ट्स डाल रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को एक अचंभित सिचुएशन रियलाइज हुई। देखिए, इराक जो रीजन था ट्रेडिशनली हमेशा ऑटोमन और पर्शियन एम्पायर्स के बॉर्डर पे पड़ता था। इसके इमीडिएट ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ईरान कंट्री शुरू हो जाता है। अब बॉर्डर रीजन होने के कारण यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो मिक्स्ड थी इस्लाम के 2 मेजर ब्रांचेस के बीच, शिया इस्लाम एंड सुन्नी इस्लाम। अब ऑटोमन्स जो थे या जो मेजॉरिटी अरब्स थे वो सुन्नी इस्लाम के फॉलोअर्स थे, एंड ईरान पर से शिया इस्लाम का हब रहा है हमेशा से। अब देखिए, बॉर्डर रीजन होने के कारण इराक ट्रेडिशनली या तो कभी ऑटोमन्स के कंट्रोल के अंडर होता था या कभी ईरान के कंट्रोल के अंडर रहता था। इसके कॉन्सिक्वेंट में इस एरिया की पॉपुलेशन जो थी वो रफली 50-50% हमेशा मिक्स के बीच रोटेट करती थी, डिपेंडिंग ऑन कौन सी पावर यहाँ पर रूल कर रही है। माइनॉरिटीज को थोड़ा और इस तरफ धकेल दिया जाता था या उस तरफ। देखिए, अगर ऑटोमन्स रूल कर रहे हैं जो कि सुन्नी थे, तो वो शियाज को ईरान की ओर धकेल देते थे, और अगर शियाज रूल कर रहे हैं जो कि पर्शियन एम्पायर था, तो वो सुन्नीस को थोड़ा नॉर्थ सीरिया की ओर या सऊदी अरेबिया की ओर या जॉर्डन वाले एरिया की ओर पुश कर देते थे अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, 1930s में ब्रिटेन को एक चीज़ रियलाइज हो गई कि जो ये एम्पायर है, इराक का एरिया है, हमने दिया तो हेशमाइट फैमिली को है जो कि सुन्नी मुस्लिम्स है। देखिए, क्योंकि शरीफ ऑफ मक्का थे वो, ठीक है, मक्का से ओरिजिनेटेड वो फैमिली थी, पर जिन लोगों के ऊपर वो रूल कर रहे थे वो शियाज थे। तो ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि यहाँ पर एक माइनॉरिटी का रूल जो कि सुन्नीस है, एक शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन के ऊपर तभी काम कर पाएगा अगर हम इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली ब्रिटेन को ये भी समझ आ गया कि अगर हम इन्हें डरा के रखेंगे कि आपका एम्पायर हेशमाइट फैमिली को या फैजल की फैमिली को, रॉयल फैमिली को ये डरा के रखेंगे, जता के रखेंगे कि देखिए आप एक माइनॉरिटी है, ठीक है, और आप यहाँ रूल कर तो रहे हैं, पर आप रूल सिर्फ हमारे सपोर्ट के कारण कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हमारा सपोर्ट हटेगा, ठीक है, उस दिन जो ये शिया मेजॉरिटी आपकी पॉपुलेशन है वो शायद आपको एक्सेप्ट ना करे।
कि इंडिया में हमने ऐसे सिमिलर एग्जाम्पल देखे हैं। हैदराबाद में अगेन पॉपुलेशन जो थी वो मेजॉरिटी हिंदू थी, पर रूलर्स जो थे वो मुस्लिम थे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है कश्मीर, जो किंग था वो हिंदू था बट पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स में हमेशा एक अनसेट टेंशन रहती है, वो सिमिलर टेंशन जो इराक में एग्जिस्ट करती है। तो ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि सिचुएशन जो है बहुत प्रिकेरियस है, बहुत सेंसिटिव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, न्यूली फॉर्म्ड किंगडम है, तो हमें ध्यान देना होगा। सेम चीज फैसल एंड हैशमाइट फैमिली को भी रियलाइज हो गई थी कि हमारा यहाँ पर एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूएंस जो है वो ब्रिटिश लॉयल्टीज पे ही डिपेंड करता है। फैसल जो थे अपने लाइफ के एफर्ट्स के बाद, इसको एक फ्री किंगडम डिक्लेयर करने के बाद इराक को अनफॉर्चुनेटली पूरे हो गए, ही डाइड। अब उनके बेटे जो गजनी जिनका नाम था, उन्होंने थ्रोन को इनहेरिट किया। देखिए, गजनी के थ्रोन को इनहेरिट करने के समय डुअल चैलेंजेस थे। नंबर 1, एज अ पर्सनालिटी गजनी बिल्कुल रूल के लिए सूटेड नहीं थे। उनको लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत थी, फास्ट घोड़ों की, फॉरेन ट्रिप्स की, अर्बन ट्रैवल की, लॉट ऑफ लग्जूरियस स्पेंडिंग की, फास्ट कार्स की, और प्योर पॉलिटिक्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो गजनी की सेकेंड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इस एरा में 1930s के आसपास अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी अरब कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हो रही थी, या इन अरब कंट्रीज में इंडिपेंडेंस जो थी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। इनमें सबसे प्राइमरी जो कंट्री थी वो इजिप्ट थी, जहाँ इजिप्ट की इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी। वो भी एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था, ब्रिटिश टेरिटरी थी। और इराक को एज एन एग्जाम्पल कोट किया जाता था कि अगर इराक इंडिपेंडेंट हो सकता है तो हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते। सीरिया में डिस्टर्बेंसेस थी, लेबनान में डिस्टर्बेंसेस थी, फिलिस्तीन में डिस्टर्बेंसेस थी, सऊदी अरेबिया में अल्सॉइड्स थे, वो लोग काफ़ी कट्टर तरीके से लड़ रहे थे। तो गजनी ने अपने आप को इन दो वेव्स के बीच पाया। पहली वेव थी, उनका खुद का पॉलिटिकल एम्बिशन बहुत ही कम था, उनको कोई रूल में इंटरेस्ट नहीं था, वो लग्जूरियस लाइफ जीने में बिलीव करते थे और जीते भी थे। दूसरी तरफ अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास 1914 से 1918 के आसपास ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों ने इस रीजन में एक बीज बोया। वो बीज ये था कि यहाँ पर रहने वाले निवासी जो थे वो अरब्स थे, ठीक है, एंड जो उन्हें रूल कर रहा था उस समय वो ऑटोमन एम्पायर था। अब सवाल ये उठा कि वो टर्क्स इन अरब्स के ऊपर कैसे रूल कर सकते हैं। अरब्स तो एक अलग लोग थे, एक प्राउड ट्रेडिशन था, एक प्राउड कल्चर था, जो कि सेंचुरीज ऑफ निगलेक्ट के कारण, इन फाइटिंग के कारण आज जो है ऑटोमन्स के अंडर आ गए। ये बीज जो है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने इनके दिमाग में बोया कि आप लोग तो एक महान लोग हुआ करते थे, आपके खालिफ हुआ करते थे बगदाद में, दमास्कस में, कायरो में, अलग अलग समय पे, और आप इतना एरिया रूल करते थे, मोरक्को से लेकर इराक तक, ठीक है, और आप देखें तो सीरिया से लेकर नॉर्थ में ऑल द वे अप टिल येमेन, ठीक है, इतना एरिया आपके इन्फ्लुएंस के अंडर था, आपके कंट्रोल के अंडर था। आज आप जैसे महान लोग ऑटोमन्स के अंडर कैसे आ सकते हैं? तो ये नेशनलिज्म का बीज जो बोया फ्रेंच और ब्रिटिश ने, उसका पर्पस ये था कि ये लोग रिवोल्ट में उठ खड़े हों, ऑटोमन्स के अगेंस्ट लड़े फ्रेंच और ब्रिटिश के साथ, और ऑटोमन्स को वर्ल्ड वॉर 1 में हराए। ये रीजन था। अब देखिए 1930s तक ये बीज जो था एक पेड़ बन चुका था। हुआ क्या, अब इन्हीं अरब लोगों ने अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया कि अगर हम इतने ग्रेट है, इतने महान सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, तो और हमने ऑटोमन्स को भी टिकने नहीं दिया, तो फिर हम ये ब्रिटिश और ये फ्रेंच इनको क्यों टिकने दें हमारी सरजमीनों पे? इनका भी यहाँ होने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो हमसे भी इंफीरियर हैं, ये हमसे सुपीरियर तो है नहीं। तो अब ये वाली जो एक नेशनलिज्म की वेव थी, देखिए अरब स्प्रिंग के बारे में हम सब जानते हैं, बट 1930s के आसपास, 1940s के आसपास एक पहला वेव चला था अरब नेशनलिज्म का, जिसको एक तरीके से अरब स्प्रिंग भी कहा जा सकता है। अब हर देश में, इजिप्ट, लिबिया, सीरिया, टूनिशिया, इवन अल्जीरिया और मोरक्को में ये एक फीलिंग जाग गई कि हम लोग ब्रिटेन और फ्रांस से सुपीरियर हैं, तो हम उनकी बात क्यों माने, हम उनके अंडर क्यों रहें, हमें भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनना है, इंडिपेंडेंट अरबिक आइडेंटिटी को असर्ट करना है। अब इस बैकड्रॉप में इराक अपने आप को एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में पाता है। एक तरफ एक रॉयल किंग है जिसको किंगशिप पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी तरफ जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपने बॉर्डरिंग देशों को जब देखती है और वहाँ की अरबिज्म और पॉपुलिज्म की बातों को सुनती है, तो वो भी चार्ज हो जाती है। वो कहती है कि भाई हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, हमें भी एक सेपरेट अरब आइडेंटिटी चाहिए। अब देखिए आयरनी ये थी कि इराक की पॉपुलेशन भी जानती थी कि एक हम लोग मेजॉरिटी शिया लोग हैं, 60% पॉपुलेशन अगर आप देखें इराक की आज भी शिया है, ठीक है, उसे रूल कर रही है एक सुन्नी फैमिली। पहले तो रिलीजियस डिफरेंस। दूसरी चीज़ जो पॉपुलेशन जानती थी वो ये थी कि भाई इस फैमिली को ब्रिटेन का सपोर्ट है, वो तभी सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन के मन में ये 3 सॉर्ट ऑफ लेयर आ गई धोखे की। पहला धोखा तो ये था कि भाई हम शिया, आप सुन्नी, आप कैसे रूल कर रहे हैं। दूसरा धोखा था कि आपका रूल करने का बेसिस है एक फॉरेन पावर ब्रिटेन, उसके अलावा और कोई लेजिटिमेसी नहीं है आपके रूल की।
जो तीसरा लेयर धोखे का लगा पॉपुलेशन ने परसीव किया वो ये था कि भाई जब बाकी देश अरब नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं अरब नेशनलिज्म, हम लोग अपनी नेशनल प्राइड के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। ये तीन चीज़ों के सैंडविच के बीच में एक अजीब दुर्घटना हुई। गसी जिनको फास्ट कार्स का शौक था, एक शाम अपनी लग्जूरियस कार में ड्राइव कर रहे थे और उनका मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। अब देखिए पिक्चर में आते हैं फैजल द सेकेंड, जो कि फैजल द फर्स्ट के पोते थे या गजनी के बेटे थे। अब ये 3 साल के फैजल को हैशमाइट डायनेस्टी का जो अगला वंशज था इराक का नया किंग बना दिया गया। अब देखिए 3 साल के फैजल तो कंट्री को रूल करने से रहे, तो उनकी जगह किंगडम को रूल किया 2 लोगों ने। पहले थे नूरी सईद जो कि इराक के प्राइम मिनिस्टर रहे, एज इन इराकी किंग्स के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और दूसरे थे अब्दुल अल इलाह जो कि फैजल के मामा थे, मतलब गजनी के ब्रदर इन लॉ। अब देखिए इन दोनों के अंडर इराक की जो पॉलिसीज थी वो रिपीटेडली प्रो ब्रिटेन होती रही, प्रो फ्रांस होती रही, प्रो वेस्ट होती रही, जिसको लोकल पॉपुलेशन ने बहुत रिसेंटमेंट से देखा। एक कू का भी अटेम्प्ट हुआ था ब्रीफली, बट वो कू अनसक्सेसफुल रहा एंड ब्रिटेन ने क्विकली वापस अब्दुल अल इलाह एज वेल एज नूरी सईद को रूल पे ला दिया किंग फैजल के रीजेंट्स की तरह। देखिए ये अरेंजमेंट जो था अप टिल 1953 चला। 1953 में फैजल जो कि एक यंग जेंटलमैन थे उस समय तक, ब्रिटेन में उनकी एजुकेशन रही, ज़्यादातर अपना बचपन उन्होंने लंदन में ही गुजारा। वो अमेरिका भी टूर करके आए थे, वहाँ के इंडस्ट्रियल प्लांट्स, वहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उन सब फ्रेश आइडियाज़ के साथ 1953 में वो इराक वापस आए किंग बनने के लिए अपनी तैयारी में। ही वॉज रेडी। देखिए 1953 का दौर जो था वो वर्ल्ड में बड़ा वॉलेटाइल दौर था। अब डिविजन आने लग गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के विक्टर्स के बीच में। एक तरफ था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस अपनी आइडियोलॉजीज के साथ, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का इस रीजन में पहला जो मोटिवेशन था वो यहाँ की ऑयल या एनर्जी वेल्थ थी। सेकंड था कि कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी को वो वर्ल्ड के मैक्सिमम हिस्सों में फैलाना चाहते थे। तो उन्हें एक टारगेट, जो रेडी टारगेट दिखा वो ये मिडिल ईस्टर्न रीजन दिखा, जहाँ पर देखिए लोग सदियों से एक किंग, एक मोनार्की, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जीने के आदी थे। तो सोवियत सिस्टम में भी अगर आप देखें तो एक पॉलिट ब्यूरो होता है या एक कमेटी होती है जो सारे डिसीजन लेती है, देन लोग यूजुअली उन डिसीजंस को मानते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। और सेम सिस्टम अप्लाई होगा क्योंकि लोग तो आदी हैं एक तरीके की डोमिनेशन के। तो ये सेकंड मोटिवेशन था सोवियत यूनियन का। आप देखिए 1953 जब फैसल अपनी थ्रोन पे आए तो ये दौर चल रहा था जहाँ वो डिसाइड कर रहे थे कि अब किसकी ओर झुका जाए। ब्रिटेन का सपोर्ट तो वजूद था उनकी रूल की एग्जिस्टेंस का। एक पैरेलल जो पॉसिबल एक्सेस थी, जो उनको वेपन्स के लिए अटेम्प्ट कर रही थी या जो उनको मिलिट्री असिस्टेंस के लिए अटेम्प्ट कर रही थी, वो सोवियत यूनियन थी। अभी वो इसी असमंजस में थे कि किस साइड झुका जाए, नहीं झुका जाए, कि अचानक जंग छिड़ गई लेबनान में। जी देखिए अब लेबनान कैसे एक देश की डेस्टिनी जो है अपने नेबर्स के साथ कैसे बंधी है, हम इस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से समझेंगे कि लेबनान में एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो थी मुस्लिम्स के ऊपर रूल कर रही थी, क्योंकि मुस्लिम्स को उनको मंजूर नहीं था। तो वहाँ पर एक तरीके का सिविल वॉर छिड़ गया। अब हुआ ये, जॉर्डन ने डिसाइड किया कि भाई इस सिविल वॉर में मैं इंटरवीन करना चाहता हूँ, मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। एंड जॉर्डन ने अपने ब्रदरली किंगडम जो कि इराक था उनसे हेल्प मांगी, उनसे सपोर्ट मांगा कि आप प्लीज़ ऐसा कीजिए, अपने जो बेस्ट सोल्जर्स हैं, बेस्ट मिलिट्री के यूनिट्स हैं, उनको प्लीज़ भिजवाइए, मैं अपने बेस्ट जो है उनको इकट्ठा करूँगा एंड इकट्ठे हम लोग अटैक करेंगे लेबनान के ऊपर, लेबनान की क्रिश्चियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अपने आप में आयरॉनिक था, देखिए 2 मुस्लिम आर्मीज जा रही थी क्रिश्चियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन के अगेंस्ट। आयरनीज ऑफ आयरनीज में ये हुआ कि इराक ने जो अपनी लीड सबसे रेजिमेंट थी जिनको ऑर्डर्स दिए थे कि आप जॉर्डन की ओर बढ़िए, यही रेजिमेंट जो थी वो बगदाद कैपिटल की ओर वापस मुड़ गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनफ इज़ इनफ, हमें ये सुन्नी रूल वाली फैमिली या सुन्नी रूल वाला एम्पायर नहीं चाहिए, हमें सोवियत यूनियन के साथ अलाइन होना चाहिए, हमें अरब नेशनलिज्म को रियलाइज़ करना चाहिए और ये मोनार्की का ख़त्म होना ज़रूरी है। उन ऑफिसर्स ने सीधा रॉयल पैलेस के ऊपर अटैक किया। वहाँ फैजल पूरी रॉयल फैमिली को कोर्ट में खड़ा किया गया, जो उनका बेसिकली कोर्टयार्ड था, मेन कोर्टयार्ड खड़ा किया गया और एक बुलेट स्प्रे में पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। अल्टीमेटली बाय द ईयर 1958 पूरी रॉयल फैमिली इस इंसिडेंट के साथ ख़त्म हो गई। आइए अब बात करते हैं मॉडर्न डे इराक की। देखिए मॉडर्न डे इराक किसी सैड स्टोरी से कम नहीं है। मल्टीपल लेवल्स पे ये कंट्री बहुत सारे क्राइसिस को पैरेलली फेस कर रहा है। क्राइसिस नंबर 1 है ऑयल पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंडेंस। करंटली इराकी जीडीपी जो है 99% डिपेंडेंट है उनके ऑयल एक्सपोर्ट पे। देखिए 2023 वो साल है जहां कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया जैसे मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को रियलाइज हो रहा है कि इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई
और इस मिनरल कर्स से दूर, मिनरल डिपेंडेंसी से दूर लेना कितना इंपॉर्टेंट है। उसी समय इराक, जो कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स का घर है, आज भी कंफ्यूज्ड है और 99% डिपेंडेंट है ऑन ऑयल फॉर द जीडीपी। एंड ये ऑयल एक्सपोर्ट बोथ लीगल एज वेल एज इलीगल है। सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां, जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को लाखों सालों तक सींचा है और एग्रीकल्चरल बैकबोन का घर रहे हैं, आज ओवर पोल्यूशन, ओवर कंजम्पशन, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है। इस कारण ये कंट्री सिवियर वाटर क्राइसिस को फेस करने के बिल्कुल ब्रिंक पे है। थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट। देखिए, किसी भी कंट्री, किसी भी कल्चर का बहुत सारा रिच हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट जो होता है, उनके म्यूजियम्स, उनके कल्चरल सेंटर्स में पड़ा होता है। इराक का बहुत ही बड़ा एक अंडरग्राउंड, अंडरवर्ल्ड ट्रेड है, जहाँ पर इन धरोहरों को, इन नेशनल ट्रेजर्स को चुराया जा रहा है और वेस्टर्न म्यूजियम्स को बेचा जा रहा है। ये लगातार हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ अप टिल साउथ। बहुत सारी सिविलाइजेशन, असीरियन, सुमेरियन, पर्शियन, ऑटोमन, हैशमाइट रूल, ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा के टाइम के जितने भी आर्टिफैक्ट्स पड़े थे, या सद्दाम के रूल तक के जो आर्टिफैक्ट्स पड़े थे, उन सबको ब्लैक मार्केट में स्मगल किया जा रहा है। इनके अलावा इराकी हेल्थ केयर सिस्टम भी बिल्कुल कोलैप्स के ब्रिंक पे है। रिसेंटली मेरे लेबनान के ट्रिप में मुझे एक डॉक्टर मिले थे जो कि इराक में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, इराकी सिटीजन थे, और वो मुझे बता रहे थे कि मेडिकल सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है और मैक्सिमम जो मेडिकल सपोर्ट है वो UN, WHO एंड वॉलंटियर डॉक्टर्स के थ्रू है। और मुझे ये सुन के हैरानी हुई थी कि मेजॉरिटी वॉलंटियर डॉक्टर्स वहाँ पर इंडियन या चाइनीज़ ओरिजिन के हैं। तो उसके लिए वो मेरा शुक्रिया अदा भी कर रहे थे, जो कि मुझे काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस लगा। पर उनका ये कहना था कि आज हमारा जितना भी बचा कुचा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है देश का, वो वॉलंटियर्स एंड इंडियन एंड चाइनीज़ डॉक्टर्स के बलबूते पे चल रहा है, अदरवाइज बहुत बुरा हाल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्योंकि आप देखिए इराक 3 मेजर एथनिसिटीज़ का घर है। वैसे तो मल्टी रिलीजियस डाइवर्स कंट्री है, पर जो 3 मेजर एथनिसिटीज़ है वहाँ पर है वो है कर्डिश, जो नॉर्थन रीजन कंट्रोल करते हैं और अपना खुद का देश मांग रहे हैं कर्डिस्तान के नाम से। इस डिमांड को इंडिया भी सटली, अनऑफिशियली बट सटली सपोर्ट करता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है शिया। मेजॉरिटी पॉपुलेशन 60% शियाज की है। इनका इन्फ्लुएंस, या इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ईरान का। जिस तरफ ईरान लीन करता है ऑन अ फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, ये ग्रुप्स या ये पॉपुलेशन उसी तरफ लीन करती है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो सुन्नी इस्लाम है। अब इन तीनों ग्रुप्स की इंटरनल टेंशन्स के कारण और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटेरियोरेट होने के कारण आम सिटीजन्स का जीना वहाँ बहुत मुश्किल है। इराक, जो मिडिल ईस्ट में विमेन राइट का एक हेल्दी एग्जाम्पल या बीकन माना जाता था, वही इराक आज फीमेल्स एंड विमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। फीमेल वायलेंस, फीमेल अब्यूज़, उनकी एजुकेशनल राइट्स का कर्व, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स पे अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये ओवरऑल जो पिक्चर है, जो मैंने आपको 7-8 इश्यूज़ बताए, एरियाज बताए, उस हिसाब से करंट है इराक का बहुत बुरा हाल है। बट बिकॉज ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है एंड इसके बेनिफिशरीज वेस्ट की ओर है, तो ये सिचुएशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। बट आई डोंट नो कि फ्यूचर जो है वो इराक को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। करंट ट्रैजेक्टरी जो है बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आइए अब जानते हैं इराक के कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स के बारे में। और मैं रेगुलर जो स्पॉट्स हैं, जिसे हम मौसूल कहते हैं या बसरा कहते हैं या बगदाद है, उन फेमस स्पॉट्स को नहीं कवर करना चाह रहा। मैं थोड़े ऑफबीट ट्रैक पे जाना चाहूँगा। एंड हम बात करेंगे करबला, जो कि शिया इस्लाम की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। उसके अलावा हम बात करेंगे ज़ारगोस माउंटेन्स की, जो कि इराक ईरान की बॉर्डर फॉर्म करता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे निनवे की बात। निनवे एक नॉर्दर्न इराक में बेस्ड शहर है, जो कि इनकी क्रिश्चियन और असीरियन हेरिटेज का क्रेडल है। चलिए हमारी जर्नी शुरू करते हैं करबला से। अब देखिए, करबला शहर का जो नाम है उसकी ओरिजिन के पीछे 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि बैबिलोनियन लैंग्वेज में इस शहर का नाम था कर बैबल, मतलब बैबल्स का शहर। दूसरी थ्योरी, जिसे शिया इस्लाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो ये है कि अरबिक में करबला का मतलब है कर, वो सरजमीन जो बहुत सारे दुखों को विटनेस करने वाली है। सो करबला की हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो स्पॉट है जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके जो ग्रैंडसन थे हुसैन, उनका यहाँ पर देहांत हुआ था बैटल ऑफ करबला में। देखिए, बैकग्राउंड कंटेक्स्ट ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद की डिमाइस के बाद इस्लाम के जो पूरा धरोहर है, इस इतनी बड़ी कंटिन्यूम है, मोरक्को से लेकर आप ईरान तक देखिए, सऊदी अरेबिया, सीरिया, नॉर्थ से साउथ तक, इतनी सारी कंट्रीज, इतना मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो था वो एक इस्लामिक बिलीफ को फॉलो करने लग गया था। अब सवाल ये उठा था कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस आइडेंटिटी को हेड कौन करेगा। जब तक तो प्रॉफिट जिंदा थे, तब तक डिस्प्यूट्स जो थे वो कंटेन्ड थे।
लोगों की पॉलिटिकल एम्बिशंस कंटेन थे। पर प्रॉफिट मोहम्मद के देहांत के बाद एक स्किज्म कह सकते हैं या एक पॉलिटिकल इंट्रिग स्टार्ट हो गया कि क्या उनके डायरेक्ट सक्सेसर्स जो हैं, उनकी ब्लड लाइन है, क्या वो लोग अगले प्रॉफिट बनेंगे, या जो फैमिली से नॉन एसोसिएटेड भी हैं, उस मेन प्रॉफिट मोहम्मद वाली फैमिली से नॉन एसोसिएटेड भी हैं, या सेकेंड इन लाइन है जैसे सन इन लॉ हो गया, क्या वो लोग लीड करेंगे या नहीं करेंगे। ये था बैकग्राउंड स्किम था। अब हुसैन जो थे वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को बिलोंग करते थे। तो हुसैन मतलब प्रॉफिट मोहम्मद, देन हुसैन के फादर एंड देन फाइनली हुसैन। एंड हुसैन का एम्बिशन था कि मैं अपने ग्रैंडफादर को सक्सीड करूं एज द नेक्स्ट खालिफ। बट उनके ऊपर जो उमायद डायनेस्टी थी उस टाइम डमास्कस को रूल करती थी, उनके हेड यसीद वन था उनका नाम, यसीद द फर्स्ट। उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप ऐसे कीजिए, मेरी खालिफत को, मेरी प्रेडोमिनेंस को एक्नॉलेज कीजिए, उसे मान लीजिए और आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि इस्लाम में मेरा डंका जो है वो आपसे एक लेवल ऊपर है। हुसैन इस बात को अपोज थे। रशीद ने उन्हें सरेंडर करवाने के लिए, उनकी एलिजेंस मनवाने के लिए एक आर्म रिबेलियन, एक आर्मी भेजी यहाँ पर। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 30,000 की आर्मी थी। एक्यूरेट नंबर ऑब्वियसली हिस्ट्री के पन्नों में गुम है, वी डोंट नो। बट हुसैन की साइड, हुसैन की इमीडिएट फैमिली थी और उनके कुछ फ्रेंड्स थे, तो जो नंबर था रफली अबाउट 73 था, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर हम 30,000 को 73 से कंपेयर करें तो आपको वही दिख रहा है कि ऑड्स कितने स्टैक्ड अगेंस्ट थे हुसैन के। करबला वो स्पॉट था जहाँ पर एक्चुअली दो आर्मीज मिली, लड़ाई हुई। अनफॉर्चुनेटली हुसैन और उनके ब्रदर अब्बास दोनों की डेथ हो गई। एंड अब वो एक्शन तो हो गया था, जब तक खबर वापस दमास्कस की ओर पहुंची, बगदाद की ओर पहुंची, बाकी इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स कायरो की ओर पहुंची, तो उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई कि पहली बार हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद की इमीडिएट फैमिली जो है, आप देखिए इस्लाम अभी स्टैब्लिश हुआ था एज एन नेसेंट न्यू रिलीजन, एंड उसमें जो आप थर्ड जनरेशन ही है, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद, उनके बेटे एंड देन उनके ग्रैंडसन, वहाँ पर ही ब्लडशेड स्टार्ट हो गया। तो बहुत लोगों को रियलाइज हुआ कि जो हुआ वो गलत है। एंड यहाँ से इस्लाम का मेजर जैसे स्किम या डिवीजन कहते हैं वो स्टार्ट हुआ। एक स्कूल जो सुन्नी था वो उमैयद खालिफ या उनके बाद जो अब्बासिद खालिफ आए, डायनेस्टीज आई, उनको सपोर्ट किया, उनको समझा उनका जस्टिफिकेशन क्या था ये करने का। दूसरा स्किम जो था वो हुसैन की ओर काफ़ी लॉयल हो गया एंड वहाँ से शिया इस्लाम का जन्म हुआ, जो कि आज भी हुसैन को ही अपना प्रॉफिट मानते हैं। करबला शहर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों भाइयों जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, हुसैन एज वेल एज अब्बास, उनके मेमोरियल की श्राइन्स यहाँ पर बने हुए हैं। हर साल लाखों पिलग्रिम्स, स्पेसिफिकली शिया पिलग्रिम्स, इस शहर को विजिट करते हैं इन दोनों को शहादत, इनकी शहादत पे एक तरीके से श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए। तो ये थी स्टोरी करबला की। आइए अब चलते हैं जरगोस माउंटेन्स की ओर। जब भी हम इराक का नाम सुनते हैं, पिक्चर करते हैं ड्राई डेजर्ट, बहुत सारे ऑयल पाइपलाइंस, ऑयल टैंकर्स, मे बी कुछ जलते हुए ऑयल वेल्स वगैरह भी, जो कुवैत में वॉर हुआ था, उन इमेजेस को हम लोग कभी कोई याद करते हैं। या सद्दाम हुसैन की जो मिलिट्री कॉन्वॉयस निकलते थे, आर्मी के कॉन्वॉयस निकलते थे डेजर्ट वाली रोड से, हम वो इमेजिन करते हैं। बट जो सबसे मैजिकल बात इराक की है वो ये है कि 40% इराक इज अ डेजर्ट, 40% इराक इज ऑल्सो माउंटेनियस। जी हाँ, यहाँ पर दुनिया के, एटलीस्ट मिडिल ईस्ट की दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट माउंटेन या हाईएस्ट माउंटेन, जिनको जरगोस माउंटेन्स कहते हैं, यहाँ सिचुएटेड है। जरगोस माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक का नाम है चेखाधर। चेखाधर अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैक टेंट। तो वो माउंटेन जो है ग्रेनाइट माउंटेन है और बिल्कुल सिमेट्रिकली बेस्ड ट्रायंगुलर माउंटेन है, जैसे आप फोटो में अभी देख रहे हैं। तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो इराकी ट्राइब्स ने की थी कि ये ब्लैक टेंट की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। और साल के विंटर मंथ्स में यहाँ पर अभी भी काफ़ी स्नोफॉल होती है, क्योंकि इराक की प्रेजेंट सिचुएशन स्टेबल नहीं है पॉलिटिकली एज वेल एज सोशली, तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। लोकल्स प्रॉबेबली इसे फिर भी इंजॉय करते हैं। इस स्पॉट की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी करंटली ये इराकी कर्जिस्तान के रीजन के इन्फ्लुएंस के काफ़ी करीब, या कुछ हिस्से डायरेक्टली इराकी कर्जिस्तान के पास भी पड़ते हैं। इसीलिए नॉर्मल पब्लिक जो है वहाँ पर कर्डिश अथॉरिटीज़ की परमिशन के बिना जाना अवॉइड ही करती है। आइए अब हम अपनी तीसरी जगह, जिसका नाम है निनवे, वहाँ चलते हैं। नॉर्दर्न इराक में बेस्ड निनवे एक बहुत ही एंशिएंट सिटी है। अब देखिए, निनवे नाम का ओरिजिन तो आज तक किसी को क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब है सिटी ऑफ फिशेस, बिकॉज ये शहर जो है टिग्रिस नदी के ईस्टर्न बैंक पे सिचुएटेड था। कुछ लोग कहते हैं कि नून जो है गॉडेस हुआ करती थी फिशरीज की या वाटर की, मे बी उसके नाम पे बेस्ड है। पर रिगार्डलेस, एक चीज़ जो कि पक्की है वो ये है कि निनवे शहर का करंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, स्पेसिफिकली आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में। देखिए, इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में हम लोग सब जानते हैं, बट उसके अलावा दुनिया में जहाँ पर भी आप फेमस स्कल्पचर देखते हैं, लॉयन का या एक विंग बुल का,
या एक विक्ट्री गेट्स जैसे कि इंडिया गेट है या आर्क दे ट्रॉम्प है, आप देखते हैं पेरिस में, उन सब का ओरिजिन जो है, बेस डिजाइन है, वो निन्वे से ही इंस्पायर्ड है। निन्वे जो थी असीरियन एम्पायर की कैपिटल थी और लगभग 7 दशकों तक, दैट इज 70 ईयर्स तक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटीज में से एक। क्योंकि निन्वे एक वेल प्रोटेक्टेड सिटी थी, एग्रीकल्चरली रिच इकोनॉमी थी, तो यहाँ के रूलर्स और आर्किटेक्ट्स को बहुत सारे आर्टिस्ट और न्यू फॉर्म्स ऑफ डिजाइन को पेटर्नेज देने का समय था। इसीलिए आज जो भी फेमस मॉन्यूमेंट्स आप देखते हैं उनकी इंस्पिरेशन यहीं से डिराइव्ड है और निन्वे से उठाए हुए आर्टिफैक्ट्स आज दुनिया के बहुत सारे फेमस म्यूजियम्स में लीगली या इलीगली पाए जाते हैं। ये म्यूजियम्स है लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, पेरिस एक्सेट्रा के। आइए अब समझते हैं इराक और भारत के रिश्ते को। इराक और इंडिया के रिलेशंस तो दो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है। देखिए, ये दोस्ती स्टार्ट हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पे। तब ये दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस कोइंसाइड करती थी एग्जिस्टेंस में और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशंस एक दूसरे से शेयर करती थी, जो कि आज हिस्ट्री में वेल डॉक्यूमेंटेड है। समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि इराक में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अल हिंदिया। ये डिस्ट्रिक्ट इंडिया के ऑनर में नेम्ड है। देखिए, जब हम फॉरेन कंट्री के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो किसी और देश के ऑनर में या किसी और देश के लीडर के ऑनर में शहरों के नाम सुने हैं, गलियों के नाम सुने हैं, पार्क्स के नाम सुने हैं, बिल्डिंग्स के नाम सुने हैं, पर पूरी डिस्ट्रिक्ट, उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे इंडिया के, उनके टाइम पे उन्हें रियलाइज हुआ कि अवध रीजन से बहुत सारे शिया मुस्लिम जो हैं वो नजफ एंड करबला शहर में अपनी पिलग्रिमेज के लिए जाया करते हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली वहाँ पर ज़मीन को मुगलों ने एक्वायर किया एंड वहाँ पर काफ़ी सारी छोटी बड़ी डेवलपमेंट की। आज भी इनफैक्ट वहाँ पर एक कैनाल है जिसका नाम अल हिंदिया कैनाल है। वो यूफ्रेट्स नदी पे कैनाल जो है वो बहादुर शाह जफर ने ही फाइनेंस की थी और बनवाई थी। और आज सबसे बड़ी आयरनी ये है कि वो कैनाल का जो रेस्टोरेशन हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो चाइना स्टेट सिविल इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है। तो ये हिस्ट्री की आयरनीज जो होती हैं, कहाँ इराक, उसका इन्फ्लुएंस या वहाँ पर इंफ्लुएंस जमाने के लिए बहादुर शाह जफर ने अल हिंदिया कैनाल बनाई और आज उस कैनाल को रिस्टोर कर रहे हैं, बड़े बैरेजेस, बड़े डैम बना रहे हैं चाइनीज। ये आयरनी है। और इस स्टोरी से एक और चीज़ जो निकलती है, नजफ देखिए, जो इराक में शिया इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिटी है, उसी के नाम से, अगर दिल्ली में आप नजफगढ़ के बारे में नाम सुन चुके हैं तो वो यहीं से इंस्पायर्ड है। और मॉडर्न एरा में अगर हम देखें तो बोथ किंगडम ऑफ इराक जो था उससे भी हमारे रिलेशंस अच्छे थे, पर मोर इम्पोर्टेंटली उसकी सक्सेसर स्टेट जो कि बाथ पार्टी है, सद्दाम हुसैन थे, वहाँ पर भी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स इंडिया के हमेशा से रही हैं। नंबर 1, इराक ने इंडिया को हमेशा हमारे कश्मीर स्टैंड्स पे सपोर्ट किया है और पाकिस्तान के साथ हुए रिपीटेड वॉर्स में भी इंडिया को सपोर्ट किया है। इन टर्न इंडिया ने एयर, आर्मी एज वेल एज नेवल एसेट्स वहाँ इराक में इस्टेब्लिश किए थे एक ज़माने में। यहाँ तक कि इंडियन नेवी का एक सब स्टेशन भी हुआ करता था बसरा नेवल बेस में, जो कि अब ऑब्वियसली डिफंक्ट हो चुका है, बट एक टाइम पे मिडिल ईस्ट में जो हमारा मेजर नेवल पोर्ट था वो बसरा हुआ करता था। उसके अलावा हमने बहुत सारे इराकी एयरफोर्स, नेवल एज वेल एज आर्मी ऑफिसर्स को इंडिया में ट्रेन किया है। एंड इंडिया के भी काफ़ी सारी डेजर्ट एक्सरसाइजेज जो है वो इराक में एक्सचेंज और एक्सरसाइज हुई थी। उसके अलावा इराक ने हमेशा हमारी ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी में हमारी मदद की है। यहाँ तक कि 2003 की अमेरिकन इन्वेशन के समय भी यूनाइटेड नेशंस पे रिपीटेड रेजोल्यूशंस जितने भी इराक के अगेंस्ट थे, इंडिया ने कभी उनके फेवर में वोट नहीं किया। अब जब से इराकी डिक्टेटरशिप गिरी है और एक कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ बनी हुई है, शिया मेजॉरिटी गवर्नमेंट है जिसमें सुन्नीज और कर्डीज का थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया के स्टिल बॉन्ड रिलेशंस है इराक से एंड दे आर अमंग वन ऑफ आवर मेजर ऑयल सप्लायर्स। आइए अब जानते हैं कि इंडियंस इराक कैसे जा सकते हैं। देखिए, इराक जो है एक सेमी एक्टिव वॉर जोन है और वहां पर जाना अभी भी एडवाइजेबल या फुली सेफ नहीं माना जाता। इंडियंस के लिए वहां जाने का एक ही तरीका है, वो है थ्रू अ बिजनेस वीजा। जी हाँ, करंटली इराक जो है टूरिस्ट वीजा ऑफर नहीं करता, वो बिजनेस वीजा ऑफर करता है। और बिजनेस वीजा की रिक्वायरमेंट अमंग अदर थिंग्स, ऑब्वियसली आपको अपना पासपोर्ट, रिजर्वेशन चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए अपने करंट इंडियन एम्प्लॉयर की ओर से कि हाँ वी आर अवेयर ये हमारा एम्प्लॉय है और वो इस बिजनेस कारणों के कारण इराक जाना चाहता है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट टू प्रोक्योर डॉक्यूमेंट है वो ये है किसी इराकी कंपनी या काउंटर पार्ट बिजनेस का एक्नॉलेजमेंट कि हाँ वी आर अवेयर दैट दिस एंड दिस इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज एफिलिएटेड टू दिस कंपनी एंड वो इस काम और इस बिजनेस से यहाँ आने लगे हैं। अगर आपके पास ये 2 लेटर्स हैं बाय वट एवर मीन्स, तो आप उन्हें किसी भी इराकी
एम्बेसी में सबमिट करवा सकते हैं, वहां से अपनी वीजा एप्लीकेशन दे सकते हैं। इंडियंस के लिए टिपिकली इराकी वीजा की कॉस्ट 5200 के आसपास कॉस्ट करती है, एंड ये मैं बिजनेस वीजा की कॉस्ट बता रहा हूँ। दिल्ली से बगदाद की कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, मेजॉरिटी फ्लाइट्स वाया कतर जाती हैं, एंड एवरेज रिटर्न फेयर बिटवीन दिल्ली एंड बगदाद थ्रू दिस कनेक्शन इज अबाउट 50,000 रुपीज। अब बात करें इराकी करेंसी की, तो इराक की करेंसी बहुत ही ज्यादा वीक है, एंड मोस्ट ट्रेडिंग वहां पर यूएस डॉलर्स के थ्रू ही होती है, एंड 1 US डॉलर इज रफली अबाउट 83 इंडियन रुपीज। तो दोस्तों ये थी स्टोरी इराक की, जो कि एक किंगडम की तरह डिजाइन हुआ, डिक्टेटरशिप की तरह चला, और आज एक कंफ्यूज डेमोक्रेसी है। आगे इराक के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट इस चैनल पे हम और देशों के बारे में जानेंगे और उन्हें समझेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और देश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी।